हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइकल पोर्टर की 5 फोर्सेस के बारे में बताया था, आउट ऑफ विच मैंने 3 के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था। अब जो हमारे पास लास्ट 2 बची हैं वो मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लायर्स पावर के बारे में। तो सप्लायर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स वो होते हैं जो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई करते हैं या फिर जो प्रोडक्ट हमें फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन जिन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है उनकी सप्लाई करते हैं, वो हमारे कौन होते हैं? सप्लायर्स होते हैं। अब ये सप्लायर्स मोस्टली जो होते हैं वो B2B सप्लायर्स होते हैं, यानी कि जो बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो कार बनती है उसके टायर्स कोई और सप्लाई करता है, उसका स्टीयरिंग कोई और सप्लाई करता है, ठीक है। तो वो कौन हो गए? वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के सप्लायर्स हो गए जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फाइनल एक कार जो हमारा जो प्रोडक्ट है कार, उसको फाइनली बनाने में हेल्प करते हैं। अब प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री रिक्वायर्स रॉ मटेरियल्स, लेबर, कंपोनेंट्स एंड अदर सप्लाईज। जो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल जो जैसे हम लेकर चल रहे हैं ऑटोमोबाइल का ही लेकर चलते हैं, जो कार है, ठीक है। अब उस कार को बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए, जैसे लेबर भी चाहिए, कंपोनेंट्स भी चाहिए, अदर सप्लाईज भी चाहिए। तो वो हमें कौन देता है? वो सप्लायर्स देते हैं। जो लेबर होती है वो भी आउटसोर्सिंग के थ्रू, आपने अगर वर्ड पढ़ा होगा आउटसोर्सिंग, तो उसके थ्रू बहुत सारी कंपनीज हम लोगों को मैन पावर भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो सप्लायर्स हैं, ठीक है। कि कौन हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है? सप्लायर्स प्रोवाइड करते हैं। दिस रिक्वायरमेंट लीड्स टू बायर सप्लायर रिलेशनशिप। इन्हीं चीज़ों के वजह से हम किस पर डिपेंडेंट हैं, या जो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है वो किस पर डिपेंडेंट है? सप्लायर पर रिलेशनशिप, सप्लायर्स पे डिपेंडेंट है। और ये क्या बनाता है? बायर सप्लायर रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द फर्म्स दैट प्रोवाइडेड द रॉ मटेरियल्स and which are used to create the products. Suppliers, if powerful, can exert an influence on the producing industry. अब जो ऐसा नहीं होता है कि जो प्रोड्यूसिंग फर्म होती है वो ही उसके पास ही सारी पावर होती है, बल्कि जो सप्लायर्स होते हैं वो ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पर जो सप्लायर्स होते हैं, जो हमको लेबर, रॉ मटेरियल्स या अदर सप्लाईज जो हमें सप्लाई करते हैं, वो हमसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो उस केस में क्या होता है? जो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री होती है वो जो है वो डिपेंडेंट होती है उन सप्लायर्स पर, ठीक है। और जो सप्लायर्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री को। कैसे? फॉर एग्जांपल सेलिंग रॉ मटेरियल्स एट हायर प्राइस टू कैप्चर सम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स। अब क्या है कि ये ज़्यादातर केस जो होता है, जैसे मोनोपोली हो गई, सप्लायर्स की मोनोपोली है कि प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री के पास कोई और रास्ता नहीं है, उन्हें उसी सप्लायर से ही सप्लाईज लेनी है अपनी। तो उस केस में क्या करते हैं? अगर सप्लायर्स पावरफुल हैं तो वो रॉ मटेरियल्स जो हैं वो हायर प्राइस में प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री को लेते हैं और मजबूरन उन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री को वो वाले रॉ मटेरियल्स परचेज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्रेडिबल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन थ्रेड बाय सप्लायर्स। 2 तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड में क्या होता है? मतलब आगे जाना, और बैकवर्ड में क्या होता है? पीछे जाना। फॉरवर्ड में मतलब आगे का मतलब जब जो रॉ मटेरियल्स हैं वो किसको फॉरवर्ड होते हैं? प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज को फॉरवर्ड होते हैं। तो जो सप्लायर्स हैं वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन थ्रेड कैसे बनते हैं? तो मैं अगर आपको एक ट्रू एग्जांपल दूं तो जो बैक्स्टर इंटरनेशनल है, जो मैन्युफैक्चरर है ऑफ हॉस्पिटल सप्लाईज, मतलब जो सिर्फ हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उसकी सप्लाई करता है, उसने अमेरिकन हॉस्पिटल सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब जो बैक्स्टर से रॉ मटेरियल्स परचेज करता था उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन थ्रेड बाय सप्लायर्स में क्या होता है कि वो जो है वो प्रोड्यूसिंग कंपनी को एक्वायर कर लेगी, उसके जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो अपने पास रख लेगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है सिग्निफिकेंस कॉस्ट टू स्विच सप्लायर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर सप्लायर्स ज़्यादा पावरफुल हैं, उनकी मोनोपोली है या नहीं भी मोनोपोली है, पर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हर चीज़ में उनको गवर्नमेंट सपोर्ट है या उनके पास फिनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, उनका मार्केट ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री सोचती है कि वो स्विच कर ले एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर में, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ क्या है, जो प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री जिससे रॉ मटेरियल्स परचेज कर रही है अपने फाइनल प्रोडक्ट को लगाने के लिए, वो कस्टमर को दे रही है, तो कस्टमर को
और कस्टमर को वो चीज़ पसंद आ रही है, तो अगर वो दूसरे सप्लायर पर स्विच होगा तो कहीं ना कहीं तो क्वालिटी में डिग्रेडेशन आएगा, कहीं ना कहीं तो इक्विपमेंट्स में जो सप्लाई हो रहे इक्विपमेंट्स उसको जो रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है उसकी क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं फ़र्क आएगा। तो इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ेगा, जो प्रोड्यूसिंग कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स पर और अल्टीमेटली उसके कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर। उसके एज उसका जो कस्टमर है वो मे बी वो भी स्विच हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर सप्लायर्स आपके बहुत पावरफुल हैं तो आप उनको स्विच नहीं कर सकते हो। जैसे कि जो पीसी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, वो क्या माइक्रोसॉफ्ट से ही अपने जो भी उनको सामान चाहिए होता है वो परचेज करते हैं। तो अगर जो पीसी मैन्युफैक्चरर्स हैं किसी और से टाई अप कर लेंगे तो सॉफ्टवेयर्स के लिए, तो उसमें क्या होगा, अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा कि मे बी कस्टमर की डिमांड लो हो जाए, मे बी कस्टमर उनके प्रोडक्ट को ना पसंद करने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में ही डिफरेंस आ जाता है। Now we will talk about our last force, which is barriers to entry, a threat of चैनल entry. सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर से barriers to entry उस पर मतलब क्लिक कर कि दीजिए और बेल जहाँ आइकन को पर प्रेस जो कर दीजिए firms ताकि हैं, मेरे चैनल से नई रिलेटेड लेटेस्ट firms, उनके लिए नोटिफिकेशंस आपको बैरियर, मिलते रहे उनके टाइम लिए एक रुकावट, उनके लिए हिंड्रेंसेस क्रिएट कर दी जाती हैं ताकि वो मार्केट में एंटर ना करें। तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि वो मार्केट में एंटर क्यों नहीं करें। पहला तो मेन यही है कि अगर नई फर्म्स आएंगी तो जो पुरानी फर्म्स हैं उनका प्रॉफिट पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी, उनके प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग फर्म्स उनके प्रोडक्ट्स लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस पर भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एग्जिस्टिंग फर्म्स ऑलवेज एक्ट एज अ कॉम्पिटिटर्स इन द फर्म, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री है उसमें जो फर्म्स हैं एग्जिस्टिंग फर्म्स वो ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि अगर कोई नई फर्म आ जाती है और वो इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट अगर कस्टमर्स को पसंद आ जाता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो नई फर्म एक्ट एज अ कॉम्पिटिटर फॉर दी एग्जिस्टिंग फर्म्स। बैरियर रिड्यूस द रेट ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, दस मेंटेनिंग अ लेवल ऑफ प्रॉफिट फॉर दोज ऑलरेडी इन द फर्म। तो अब क्या है, अगर जो नई फर्म आती है वो प्रॉफिट जनरेट करना करना स्टार्ट कर देंगे तो इसका इफेक्ट जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उन पर पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, जो इंडस्ट्री होती है वो एक बैरियर लगा देती है, या जो गवर्नमेंट होती है वो एक बैरियर लगा देती है ताकि जो नई फर्म्स हैं वो एंटर ना कर पाए मार्केट में, और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनका जैसे जो लेवल ऑफ प्रॉफिट चल रहा है वो अचीव कर पाएँ। However, industries possess characteristics that protect the high level profits of firms in the market and inhibit additional rivals from entering the market. These are barriers to entry. जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो अपने अंदर ऐसी स्ट्रैटेजीज़ फ्रेम करके चलती हैं, टेक्टिक्स फ्रेम करके चलती हैं जिसकी वजह से जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो मेंटेन करके चलती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रॉफिट वो शो करें मार्केट में। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट शो करेंगी तो हम क्या सोचेंगे भाई, अगर फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी एंटरप्रेन्योर तो मैं सोचूंगी कि इस मार्केट में बहुत प्रॉफिट इस समय अचीव हो रहा है, यानी कि डिमांडिंग में है ये वाला सेक्टर, ये वाली इंडस्ट्री, तो वाई नॉट आई शुड स्टार्ट दिस बिजनेस, है ना। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मुझे भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, इसी सेक्टर में घुस जाना चाहिए। तो जो इंडस्ट्री है वो अपने जो हाई लेवल प्रॉफिट्स हैं वो सारे शो नहीं करती है मार्केट में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे न्यू एंट्रेंस जो हैं वो एंट्री नहीं लेते हैं, ठीक है। और यही क्या है, बैरियर्स टू एंट्री। अब फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे गए, आपने देखा कि वहाँ पर बहुत अच्छा सामान है, तो वहाँ पर उसका फुटफॉल बढ़ जाएगा। आप एक से कहेंगे, दूसरे कहेंगे, क्यों? क्योंकि इस समय वो जो फॉर एग्जांपल जो नया मॉल खुला है या नई जो शॉप खुली है उसकी डिमांड इस समय बहुत है। तो इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ का भी होता है, जो इंडस्ट्री ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जो न्यू एंट्रेंस होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो उसी सेक्टर में अपना नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है। अब बैरियर्स कौन कौन अराइज कर सकता है, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, और भी लोग होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट क्रिएट बैरियर्स। गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल मोनोपोली क्रिएट कर दी, जैसे किसी टाइम में रेलवेज़ में मोनोपोली थी, है ना। तो क्या है, तो उसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता था। तो ये बैरियर किसके लिए था? प्राइवेट सेक्टर के लिए था कि वो एंट्री नहीं लेंगे रेलवे सेक्टर में, ठीक है। पेटेंट्स एंड प्रॉपर्टी नॉलेज सर्व टू रिस्ट्रिक्ट एंट्री इनटू एन इंडस्ट्री। अब दो वर्ड्स होते हैं, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट, आपने सुन रखे होंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है,
कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ का फार्मूला चाहिए, ठीक है, और वो फार्मूला आपको पता है कि XYZ इंडस्ट्री के या फर्म के पास ही है, अब उसको परचेज़ करने के लिए आपको बहुत सारा अमाउंट उसको देना पड़ेगा, ठीक है, और आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उस चीज़ पर अपना हाथ नहीं रखेंगे। यही अगर इसका उल्टा केस ले लेते हैं, आपको वो फार्मूला इजीली मिल जाता है, ठीक है, आपने देख लिया कि हाँ वो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो इस तरीके से हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो जो इंटरनल वर्किंग हो रही है वो इस तरीके से हो रही है, तो इससे क्या है आप को जब नॉलेज मिल जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस चीज़ में अपना हाथ डालना चाहोगे, है ना। तो पेटेंट ऑन प्रॉपर्टी नॉलेज जो है, जो राइट्स हैं वो जल्दी से नहीं मिलते हैं न्यू एंट्रेंट्स को। इन केस अगर आप उसको ले भी लेते हो बिना जिसका वो पेटेंट राइट है उससे पूछ कर, तो वो आपके ऊपर केस भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एसेट स्पेशलिटी इनहेबिट्स एंट्री इनटू एन इंडस्ट्री। कोई जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्टीज़ एसेट्स डिमांड करते हैं अपने उनको प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो अब जब आपको वो स्पेशलाइज्ड एसेट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए ऑब्वियसली बात आपको कैपिटल भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो इससे क्या हो जाता है, अगर आपके पास है तब तो आप एंट्री ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप जो है एंट्री मार्केट में नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक्ट करता है एज अ बैरियर टू एंट्री। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करते हैं। जैसे बैरियर्स टू एंट्री है वैसे ही बैरियर्स टू एग्जिट है, मतलब आप इंडस्ट्री में हो, आप उसको एग्जिट नहीं कर सकते हो, आप उसको लीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फॉर्म्स पर किसी भी इंडस्ट्री को छोड़ने से पहले, ठीक है। तो अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके थ्रू आपको इजी हो जाएगा कि आप कब इजीली एंटर कर सकते हो, आपको एंट्री करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, कब आप इजीली एग्ज़िट कर सकते हो और कब आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है एग्ज़िट करने में। तो पहला बार आ जाता है इजी टू एंटर। कब कर सकते हैं आप, कब मार्केट में इजीली एंटर कर सकते हैं, जब कॉमन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, असेट्स आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट है लिटिल ब्रांड फ्रेंचाइजी, जैसे फ्रेंचाइजी अमाउंट जो पे करना होता है वो छोटा ही है, ठीक है, दूसरी फ्रेंचाइजीज को ऑप्ट करने के लिए। नेक्स्ट है असेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जैसे हमारे होलसेलर रिटेलर्स हो गए, वो ईजिली आपको मार्केट में मिल रहे हैं, जिनके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक, फाइनल कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। लो स्केल थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है, एक अमाउंट होता है, एक लेवल होता है, एक लिमिट होती है किसी स्केल पर, जिसके बाद आप अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो लो स्केल थ्रेशोल्ड से मतलब यहाँ पर ये है कि जो अमाउंट आपको लगाना है, ठीक है, वो लो है, वो स्मॉल है, ठीक है, और जो रिस्क हैं जैसे वो भी स्मॉल हैं, और एक पॉइंट के बाद आप अपने बिजनेस में चेंजेस ला सकते हो। डिफ़िकल्ट टू एंट्री कब हो सकता है, कब डिफ़िकल्टी आ सकती है एंट्री में, जब पेटेंट और प्रोप्राइटरी नो हाउ हो, जैसे कि मैंने भी बताया पेटेंट राइट्स आपको लेने होंगे। डिफ़िकल्टी इन ब्रांड स्विचिंग, ईज़िली आपको फ्रेंचाइजीज़ नहीं मिल रही हैं, और ब्रांडेड आप अगर किसी से टाई अप करना चाहते हो तो वो चीज़ नहीं आपको अवेलेबल हो पा रही है। रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, आपके पास कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो होते हैं उनको असेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। और हाई स्केल थ्रेशोल्ड मतलब जो अमाउंट या रिस्क लग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपको उस इंडस्ट्री में लगेंगे। नेक्स्ट है एंट्री टू एग्जिट, सॉरी इजी टू एग्जिट आप कब ले सकते हो मार्केट से इजीली, अगर आपके पास सेलेबल एसेट्स हैं, जो आपके पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, असेट्स हैं, उनको आप इजीली सेल कर सकते हो और आपका पैसा जो है वो सीधा कर सकते हो। नेक्स्ट है लो एग्जिट कॉस्ट, जब हम एग्जिट करते हैं तो बहुत सारी कॉस्ट हमारी उसमें इनकर होती हैं, तो वो आपकी लो रहेंगी। इंडिपेंडेंट बिजनेस, जब आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपको किसी से पूछना नहीं है, ना आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, ना आपको और अपने पार्टनर्स की परमिशन लेनी है, तो उस केस में आप इजीली एग्जिट कर सकते हो। डिफ़िकल्टी कब होती है एग्जिट करने में, जब स्पेशलाइज्ड एसेट्स होते हैं और जो सामने वाली पार्टी है या जो बाहर की आउटसाइड पार्टीज़ हैं वो आपके एसेट्स को नहीं परचेज कर रही हैं। हाई एग्जिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अगर आप मार्केट से लीव करते हो आपको जितना प्रॉफिट हो उससे ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेड बिजनेस, जैसे कि जॉइंट वेंचर बिजनेस हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, कंपनी हो गई, तो इस केस में आपको डिफ़िकल्टी रहेगी एग्जिट करने में, ठीक है। तो ये था अबाउट द 5 फोर्सेस
आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।